एपिसोड 81 टू 90। अध्याय 81। खाने की मेज पर केवल दो लोग थे। यह एक प्रेमपूर्ण और मनमोहक रात्रिभोज था। खिड़की के बाहर पेड़ों के धीरे धीरे हिलते पत्ते इसकी अद्भुत सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। सचमुच रोमांटिक माहौल। अब से हम घर पर ही खाना खाएंगे, रोमियो ने बैठते हुए कहा और रोजमेरी को गले लगा लिया, उसे अलग से कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। उसने एक हाथ में कांटा और चाकू पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसे खाना खिला रहा था। रोमियो, मैं खुद कर सकती हूँ, रोजमेरी ने विरोध करते हुए उसकी गोद में बैठते हुए कहा। उसे अपने पैरों में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह अब बच्ची नहीं थी। उसे खिलाने के लिए अब उसकी जरूरत नहीं थी। तो तुम मुझे तुम्हें गोद में लेने या दूध पिलाने नहीं दे रही हो? क्या तुम मुझे अपना मंगेतर नहीं मानती, या तुम मेरी मंगेतर नहीं बनना चाहती? रोजमेरी थोड़ी चिढ़ गई और बोली, इसका इससे क्या लेना देना है? हाँ, रोमियो ने धीरे से कहा, तुम्हारा अस्वीकार करना और मुझसे दूरी बनाए रखना ये दर्शाता है कि मैं तुम्हें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ और समय बिताना होगा। मैं तुम्हें खाना खिलाए बिना भी रह सकता हूँ, रोमियो ने हंसते हुए कहा। क्यों न तुम मुझे खाना खिलाओ, आपके सपनों में। या तो ये होगा या वह। मुझे ऐसा चुनाव क्यों करना पड़ेगा? रोमियो की मुस्कान थोड़ी नर्म पड़ गई। तो मुझे तुम्हें ठीक से खिलाने दो। रोजमेरी खाते समय हौंफ रही थी और गुस्से में बड़बड़ा रही थी। देखने में वह बेहद प्यारी लग रही थी। इसे चखो, रोमियो ने एक और व्यंजन उठाया, इसका स्वाद काफी अच्छा है। जब रोजमेरी खाना खा रही थी तो उसने महसूस किया कि उसका दूसरा हाथ धीरे से उसकी पीठ सहला रहा है। क्या हम एक बार ठीक से खाना खा सकते हैं? तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हें देखे बिना खाना खाने से रोकती है। अंत में रात के खाने के बाद रोमियो ने उसे गले लगाया और उसी अंतरंग मुद्रा में सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हें बाद में ऊपर ले जाऊंगा। मुझे घर जाने की जरूरत है। क्या आप यह नहीं देखना चाहते कि आपका भविष्य का घर कैसा दिखेगा, जहां हमारा कमरा है? बस बहुत हो गया। उसकी थोड़ी झुंझलाहट भरी शक्ल देखकर रोमियो की मुस्कान और भी शरारती हो गई। डेरेक ने 2 कप कॉफी परोसी और विनम्रतापूर्वक उन्हें चखने के लिए आमंत्रित किया। मुझे नीचा दिखाया। रोजमेरी के पास कहने के लिए लगभग कोई शब्द नहीं थे। रोमियो ने कॉफी उसके होठों तक लाते हुए पूछा, इसका स्वाद कैसा है? वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। शराब पीते समय उसकी निर्मल आंखें झुकी हुई थीं, मानो वह किसी परी हो। कोई बात नहीं। रोजमेरी ने आधी कॉफी पी ली, उसके होंठ अभी भी थोड़े नम थे। कॉफी सुगंधित और शानदार थी, जिसका स्वाद बाद तक मुंह में बना रहा। ये बेहतरीन कॉफी थी। रोमियो ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अचानक उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। उसके होठों पर अभी भी कॉफी का स्वाद था। हल्का सा स्वाद लेने के बाद रोमियो ने चुंबन को और गहरा कर दिया। पास ही खड़ा डेरेक रोमियो का ये रूप पहली बार देख रहा था। रोमियो आमतौर पर ठंडा और सख्त रहता था, उसके चेहरे पर कभी कोई भावना नहीं झलकती थी। आज पहली बार उसने किसी लड़की को इतने जोश से चूमा। कौन जाने ये सिलसिला कितनी देर तक चला। आखिरकार रोमियो ने उसे छोड़ दिया और कहा, ये काफी अच्छा था। रोजमेरी थोड़ी नाराज थी और सोच रही थी कि आखिर बात क्या है। क्या उनके पास वहां एक और कप कॉफी नहीं थी? वह उसे यहाँ किसी बुरे इरादे से तो नहीं लाया था, है ना? अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो मैं अगली बार नहीं आऊंगी, रोजमेरी ने उसे चेतावनी दी। मैं तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खाऊंगी। रोजमेरी जानती थी कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उसे इसे शुरू में ही रोकना पड़ा। यानी मुलाकातों की आवृत्ति को कम करना और अकेले रहने की संभावना को कम करना। ये सुनकर रोमियो ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम नाराज हो? जब रोमियो ने देखा कि रोजमेरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अभी अभी हुए चुंबन की वजह से परेशान हो? आप? रोमियो ने उसे फिर से चूमा, धीरे धीरे उस मीठे स्वाद का आनंद लेते हुए। डेरेक, जो ये सब देख रहा था, सचमुच ज्ञान प्राप्त कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर मैकमिलियन को इस लड़की से लगाव हो गया था, और यह सिर्फ एक क्रश से कहीं अधिक था। श्री मैकमिलियन के मुख से इस तरह की मीठी मीठी बातें स्वाभाविक रूप से निकलती थीं, और वे बिल्कुल भी बेतुकी नहीं लगती थीं। उसके चुंबन के बाद रोजमेरी सचमुच अवाक रह गई। रोमियो नौकर अभी भी वहीं था, और उनका हाव भाव बहुत ही उत्तेजक था। वह सचमुच वहां से उतरना चाहती थी। क्या मेरी किस करने की कला खराब थी? है। रोमियो की नाक उसकी नाक से छू गई, उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। रोजमेरी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। रोमियो ने उसे फिर से चूमा और थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम अगली बार आओगी? रोजमेरी चुप रही।
रोमियो ने उसे फिर से चूमना शुरू कर दिया। क्या तुम मेरे साथ फिर से भोजन करोगी? रोजमेरी सचमुच बेबस थी। रोमियो, तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा नखरे दिखा रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही शरारती होता हूँ। रोमियो उसे चूमता रहा, और मैं और भी ज्यादा शरारती होना चाहता हूँ। क्या तुम फिर आओगी? हाँ, रोमियो जवाब पाने के लिए अड़ा रहा। थोड़ी झुंझलाहट के साथ रोजमेरी ने जवाब दिया, यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रोमियो ने उसे चूमते हुए पूछा। मुझे पहले जाने दो। रोमियो को शायद समझ आ गया था, लगता है तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरकार तुमने इसे समझ ही लिया। रोमियो ने उसे उठाया और ऊपर की ओर चलने लगा। तो चलिए जगह बदल लेते हैं। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चलिए बाकी कमरों का भी दौरा कर लेते हैं। जब रोजमेरी को ऊपर ले जाया गया तो उसका कमरा साफ और विशाल था। बत्ती बंद होने पर भी बड़ी खिड़की के बाहर की झील किसी परिलोक की तरह सुंदर लग रही थी। रोज, रोमियो की आवाज बेहद प्यारी थी, मैं चाहता हूं कि तुम पहले से ही वैवाहिक जीवन की आदी हो जाओ। रोजमेरी ने उसके मजबूत सीने से लगकर कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। रोजमेरी को कुछ देर तक चूमा गया, फिर उसने कहा, मुझे नीचे उतारो। वह आज अभी तक उसके घर में दाखिल भी नहीं हुई थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब पहले नहीं दिया। रोमियो ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या तुम फिर आओगी? रोजमेरी अवाक रह गई। हम, क्या तुम फिर आओगे? रोजमेरी ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ। क्या तुम मेरे साथ दोबारा भोजन करोगे? है। रोमियो जवाब पाने के लिए दृढ़ था। जवाब देने के लिए मजबूर होकर रोजमेरी ने कहा, हाँ। रोमियो मुस्कुराया और फिर उसे नीचे उतारते हुए बोला, खिड़की से बाहर देखो। रोजमेरी ने बाहर अर्धचंद्राकार झील देखी। चांदनी रात में झील के किनारे खिले फूल और पौधे किसी परिलोक की तरह सुंदर लग रहे थे। तुम्हें किस तरह के फूल पसंद हैं? रोमियो ने पीछे से उसे गले लगाया और उसके खूबसूरत पार्श्व रूप की प्रशंसा की। मैं यहाँ के हर फूल, हर पेड़ को आपकी पसंद के अनुरूप बनाना चाहता हूँ। इस तरह शायद उसे यह घर और वह लड़का दोनों ही ज्यादा पसंद आने लगे। काल ने कहा था कि लड़कियों को गुलाब पसंद होते हैं। रोमियो की निगाह बाहर के नज़ारे पर पड़ी। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम्हारे आने से पहले अलग अलग तरह के गुलाब लगाऊंगा, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएंगे। रोजमेरी का हृदय मानो पिघल गया हो, जैसे कोई फूल धीरे से खिल रहा हो। हमारा घर अब तुम्हारा है, तुम तय करो कि कौन से फूल लगाने हैं। रोमियो ने कोमल स्वर में कहा, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। रोजमेरी ने एक पल सोचा और कहा, मेरा कोई खास पसंदीदा फूल नहीं है, लेकिन अगर मुझे एक चुनना ही पड़े तो वह तिब्बती प्रिमरोज होगा। न तो चमकीले गुलाब, न ही भव्य बेर के फूल, न ही गुलाबी चेरी के फूल, न ही नीले लवेंडर। क्या आपका मतलब सेरेना से है? श्री मैक्मिलियन उसकी ओर आकर्षित नहीं है। काल ने उसकी फर्जी पहचान का खुलासा नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि सुश्री रोज भी कोलिंस परिवार से हैं। दोनों परिवारों ने इस शादी के लिए पहले ही अपनी सहमति दे दी है। वाह, ये तो अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। डेरेक को एक समय चिंता थी कि इस मुद्दे पर दोनों परिवार आपस में झगड़ पड़ जाएंगे। उसने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अंत में वे अभी भी परिवार के साथ हैं, ये तो वाकई भाग्य की बात है। अध्याय 82। शाम 11:30 बजे रोजमेरी आखिरकार रिफ्लेक्शंस विला लौट आए। रोज, तुम वापस आ गई हो। सेरेना, जो नीचे जाने ही वाली थी, ने रोजमेरी को ऊपर जाते देखा। अचानक हवा का एक झोंका आया, जिससे रोजमेरी की गर्दन पर बने कई लव बाइट्स दिखाई दिए। ये सेरेना के दिल पर एक भारी आघात की तरह था, एक ऐसा दर्द जो इतना तीव्र था कि असहनीय था। रोज, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए हो? क्या तुम मेरे जीजा के साथ थी? हालांकि उसे पता था कि रोजमेरी के रोमियो के साथ होने की संभावना है, लेकिन उसकी गर्दन पर बने प्यार के निशान देखकर सेरेना इसे स्वीकार नहीं कर सकी। रोमियो हमेशा से इतना संयमित रहता था, वह इतनी शिद्दत से किसी महिला को कैसे चूम सकता था? उसे बहकाने वाली जरूर रोजमेरी ही होगी। रोज, हमारे घर में भले ही कोई सख्त नियम न हो, लेकिन तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि हम में शिष्टाचार नहीं है। रोजमेरी ने ऊपर देखा और सहज भाव से पूछा, क्या तुम्हें रोमियो पसंद है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सेरेना ने इनकार में अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उससे डरती थी, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि वह उनके माता पिता को बता देगी। भले ही वह रोमियो को पसंद करती थी, लेकिन वह उसके सामने यह बात स्वीकार नहीं कर सकती थी। तो उससे दूर रहो। रोजमेरी का लहजा उदासीन था, उसमें कोई भावना नहीं झलक रही थी। अपने काम से मतलब रखो। गुलाब,
सेरेना ने मुट्ठी भींचते हुए रोजमेरी को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा। वह तो बस एक गांव की लड़की थी, वह कौन होती है उससे इस तरह बात करने वाली? क्या उसे सच में लगता था कि कोलिंस परिवार में वापस लौटने का मतलब यह है कि वह सभी को नीचा दिखा सकती है? रोजमेरी अपने बेडरूम में लौटी तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जैक का फोन था। बॉस, रूप के साथ मामला सुलझ गया है। साथ ही 18 साल पहले 10 सितंबर को मसीह हॉस्पिटल में लगी आग के संबंध में आपने मुझे जो जांच करने को कहा था उसमें अब कुछ सुराग मिले हैं। योलांडा हैरिस को पालने वाली सफाईकर्मी यवोन ने एक बार अपनी सहेली से कहा था कि उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी और सड़कों की हालत बहुत खराब थी। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया था। लगभग रात के 2 बजे इवोन और अन्य सफाईकर्मी सड़कों की सफाई और जल निकासी में मदद कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। धमाके एक के बाद एक होते रहे। पहले तो इवोन बहुत घबरा गई थी, पास जाने से डर रही थी, लेकिन बाद में लोगों को बचाते समय उसने देखा कि कई काली, बिना लाइसेंस वाली कारें घटनास्थल से जा रही थीं। उस दौर और उस जगह पर बहुत कम लोगों के पास कारें होती थीं। मुझे शक है कि आग का संबंध उन कारों से हो सकता है। रोजमेरी की निगाहें और गहरी हो गईं। कौन पूरे क्लिनिक को जलाना चाहेगा और किस कारण से? यह अजीब है। उस समय इवोन का पूरा ध्यान बचाव कार्य पर था और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर उसने लोगों या कारों की विशेषताओं में कुछ खास देखा होता तो जांच करना बहुत आसान होता। लेकिन इवोन की तबीयत अब ठीक नहीं है। रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या वह योलांडा की दत्तक मां नहीं है? हालांकि योलांडा अब हैरिस परिवार में लौट आए है, लेकिन वह कई वर्षों से बड़ी मुश्किलों से योलांडा का पालन पोषण कर रही है, तो भला इसका बुरा परिणाम कैसे हो सकता है? अपनी उत्पत्ति के बारे में पता चलने के बाद हैरिस परिवार ने यवोन को $1 लाख की पेशकश की, लेकिन यवोन ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह बस यही चाहती थी कि जब भी मौका मिले वह योलांडा के साथ कुछ समय बिताए। हालांकि योलांडा तैयार नहीं थी। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं था और मैं उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता था। इवोन ने कई बार हैरिस परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नौकरों ने उसे भगा दिया। अब उसकी तबीयत खराब है, कोई आमदनी नहीं है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई परिवार या बच्चे नहीं हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति है। उसने एक कृतघ्न बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। रोजमेरी योलांडा के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। योलांडा अपने अतीत को एक अपमान के रूप में देखती थी और सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए यवोन को खुद से दूर धकेलना पसंद करती थी। एक और अजीब बात यह है कि उस समय मसीह अस्पताल के सभी उच्च अधिकारी लापता हैं और अभिलेखागार में भी उनका कोई सुराग नहीं है। अब हम सिर्फ यवोन और अन्य बचाव कर्मियों से सुराग ढूंढ सकते हैं। लेकिन बॉस, तैयार हो जाए, नतीजे जल्दी नहीं आएंगे। रोजमेरी ने बात खत्म की और महसूस किया कि उसका फोन बज रहा है। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। रोमियो का फोन था। मुझे ये कॉल उठानी होगी। रोमियो से बात करने और नहाने के बाद रोजमेरी सोने चली गई। अपने सपने में वह खुद को हैरिस परिवार के घर पर पाती है, जहां एक छोटी बच्ची ओल्गा हैरिस का हाथ पकड़े, आंखों में आंसू लिए पूछ रही है, माँ, अगली बार कब वापस आओगी? रोजमेरी, क्या तुम चुप रह सकती हो? तुम्हारे पापा और मैं दिन भर काम में बुरी तरह डूबे रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम खाली बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुखार है? हमें तुमसे मिलने आना चाहिए। छोटी रोजमेरी को बुरा लगा और वह धीरे से रोते हुए बोली, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपनी दादी को नहीं बताया तो वो हमें फोन करके वापस आने के लिए मजबूर कर देंगी? क्या तुम्हें पता है कि हर बार वापस आने पर हमें कितना काम रोकना पड़ता है? ठीक है ओल्गा, वो तो बस एक बच्ची है, एटली ने कहा। हैरिस ने मध्यस्थता करने की कोशिश की। एक बच्ची? ओल्गा झल्लाए, कौन सी बच्ची इतनी कम उम्र में बड़ों के सामने हमें बहकाती है? देखो तुम्हारी माँ उसे कितना लाड़ प्यार करती है। मैं तुमसे कहती हूँ रोजमेरी, तुम जितना ऐसा करोगी मुझे तुम उतनी ही नापसंद होती जाओगी। तुम हमेशा रोना कितना परेशान करने वाला है। ओल्गा को गुस्से में जाते देख इटली जल्दी से उसके पीछे गया। बेटी, ऐसा मत करो। बच्ची को नहीं पता कि उसके दादाजी ने अपनी मृत्यु के बाद कंपनी हमें सौंप दी थी और कंपनी में इतने सारे लोग हैं। हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, बाधाएं खड़ी कर रही है। उसे बस हमारी याद आती है। ये उपद्रवी हमेशा हमारे लिए मुसीबत खड़ी करती है। अगर ये इतनी काबिल है तो हमें काम से बेवजह क्यों नहीं कर देती? रोने के अलावा ये कर ही क्या सकती है? छोटी रोजमेरी अपने आंसू पोंछते हुए मानो अपना मन बना चुकी थी।
अगर वह ठीक हो जाए, परिवार को पैसे कमाने में मदद करे, तो क्या मम्मी पापा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या तब वे उसे पसंद करेंगे? अपने दादाओं की मदद से उसने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तभी उसे पता चला कि ग्रेस हैरिस और ओल्गा के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि शेरों को लेकर कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी थीं। ओल्गा को ग्रेस से कोई प्यार नहीं था। जब भी ग्रेस रोजमेरी के प्रति स्नेह दिखाती, ओल्गा की रोजमेरी के प्रति अरुचि और गहरी होती जाती। ओल्गा रोजमेरी को एक उपद्रवी समझती थी। हर बार जब वह लौटती, काम में कोई न कोई गड़बड़ी होती थी, इसलिए वह घर आने में कम ही दिलचस्पी दिखाने लगी थी। कई सालों तक एटली और ओल्गा बहुत कम ही घर आते रहे। उनके और रोजमेरी के बीच का रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका था। पहले ओल्गा को रोजमेरी का रोना पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रोजमेरी एक ऐसी बच्ची बन गई जो रोती ही नहीं थी। बाहरी लोगों को वह थोड़ी अलग थलग भी लगती थी। लोगों से घुलने मिलने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। काफी समय बाद रोजमेरी, उसने दोबारा आंखें खोली। बाहर दिन हो चुका था। उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। उसने समय देखने के लिए अपना फोन उठाया। 6:30 ही बजे थे। स्क्रीन पर रोमियो के कुछ अनपढ़े संदेश थे। गुलाब, मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं सोते समय तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। रोजमेरी के दिल में जो खालीपन था, वह मानो किसी चीज से भर गया था। नुकसान का एहसास गायब हो गया था। उसकी जगह खुशी की एक हल्की सी अनुभूति ने ले ली थी। अध्याय 83। रोमियो ने उसे सुबह 6 बजे मैसेज भेजा। जाहिर है, वह बिल्कुल भी नहीं सोया था। रोजमेरी ने अपनी पतली उंगलियों से स्क्रीन पर टैप करते हुए कहा, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहती? उसने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, थोड़ी देर सो जाओ, हम थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। अप्रत्याशित रूप से संदेश भेजने के कुछ ही सेकंड बाद रोमियो ने उसे एक अंगूठी पहना दी। रोज, रोमियो की आवाज में गजब का आकर्षण था। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? बुरे सपने आ रहे हैं क्या? रोजमेरी को यकीन नहीं था कि उसका बचपन किसी बुरे सपने जैसा था या नहीं। क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो? ओह, मुझे नींद नहीं आ रही। रोमियो की आवाज बहुत मोहक थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वह उनके साथ बिताए हर पल को बार बार याद कर रहा था। उसे रोजमेरी का चेहरा बहुत याद आ रहा था, इतना कि उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? रोजमेरी ने लापरवाही से कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ। रोजमेरी के साफ सफाई और कपड़े बदलने के बाद रोमियो की गाड़ी पहले से ही उसके दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही रोजमेरी बाहर निकली, उसने उसे गले लगा लिया। उसकी ताज़ा खुशबू उसकी नाक में भर गई, जिससे आखिरकार उसकी तड़प शांत हो गई। मुझे तुम्हारी याद आती है। उसने नीचे देखा तो उसकी पीली गर्दन पर पिछली रात का प्यार का निशान था। वह कुछ कह नहीं सका। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया, जिसके बारे में वह दिवास्वप्न देख रहा था, और एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, सुप्रभात। सुबह, जब तुम सोकर उठती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। रोमियो ने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उसकी मुस्कान और भी स्नेहपूर्ण हो गई। टेरेस पर सेरेना को पहले तो लगा कि वह गलत थी, लेकिन जब उसने ध्यान से दूरबीन से देखा तो उसके चेहरे पर सदमे के अलावा और कोई भाव नहीं था। ये सचमुच रोमियो था। रोमियो खुद रोजमेरी को लेने आया था। उसने न केवल उसके लिए कार का दरवाजा खोला, बल्कि उसने उसके सिर की रक्षा भी की, सीट बेल्ट बांधने में उसकी मदद की और यहाँ तक कि कार के अंदर ही उसे प्यार से सुबह का चुंबन भी दिया। सेरेना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे कल रात 11 बजे के बाद तक साथ थे और अब सुबह के 7 भी नहीं बजे थे और वे फिर से साथ थे। उनकी कार को दूर जाते देख सेरेना इतनी गुस्से में थी कि उससे अपने अंदर उथल पुथल महसूस हो रही थी और वह माथा के साथ मिलकर योजना बनाने के लिए वहां से चली गई। जब तक रोमियो और रोजमेरी वहां पहुंचे, सूरज निकल चुका था और क्षितिज पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। दृश्य एकदम मनमोहक था। हमें थोड़ी देर हो गई है, रोमियो ने रोजमेरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगली बार हम जल्दी आएंगे। रोजमेरी ने नज़ारे की ओर देखा। दरअसल ये भी बहुत सुंदर है। उसे प्रकृति की सराहना करने का कभी समय नहीं मिला, बस यहाँ खड़े होकर इसे देखना ही उसके लिए काफी था। रोमियो ने उसके गोरे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ते देखी और सहमति में गुनगुनाते हुए कहा, सचमुच ये बहुत सुंदर है। इतना सुंदर कि वह उसे चूमने से खुद को रोक नहीं पाया। धूप में उन्हें चुंबन करते देख रेस्तरां प्रबंधक का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर हो क्या रहा था? पिछली बार तो उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़े थे, अब वे एक दूसरे को चूम रहे थे। क्या चीजें कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं हो रही थीं? चुंबन के बाद रोमियो ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, भविष्य में तुम मुझसे कुछ भी साझा कर सकती हो, चाहे वह खुशी की बात हो या दुख की।
मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रोजमेरी ने अपना सिर उठाया और उसके सच्चे भावों को निहारने लगी। तुम्हें सब कुछ अकेले ही सहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना? रोमियो ने आगे कहा। रोजमेरी ने कभी किसी से खुलकर बात नहीं की थी, चाहे बात अच्छी हो या बुरी, यहां तक कि केली पाइपर से भी उसने बस कुछ सरल शब्द ही कहे थे। लेकिन अब रोमियो की स्नेह भरी निगाहें देखकर उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी कोशिश करेगी। रोमियो ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को धीरे से सहलाया और कहा, चलो चलते हैं, हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद रोजमेरी कंपनी पहुंची और रिपोर्टों के ढेर के बीच उसे नए सुराग मिले। उसकी पतली उंगलियां डेस्क पर हल्के से थपथपा रही थीं, क्योंकि वह सोच रही थी कि ऑस्कर के पास अभी भी कितने छिपे हुए रहस्य हैं। उसके पास कुछ ऐसा था जिसका उसे अभी पता लगाना बाकी था। सुश्री रोज, डिजाइनर मॉली आपसे मिलना चाहती हैं। डीन की आवाज दरवाजे के बाहर से गूंजी। अंदर आए। जब मॉली अंदर आई तो उसकी आंखों में आंसुओं के निशान अभी भी स्पष्ट थे। सुश्री रोज, सुप्रभात। ये मेरे हाल ही के शरद ऋतु के डिजाइन हैं। मॉली ने मुस्कुराते हुए आदरपूर्वक डिजाइन के मसौदे रोजमेरी को सौंप दिए। लेकिन ये देखना मुश्किल नहीं था कि उसकी मुस्कान बनावटी थी और उसमें उदासी की झलक भी थी। श्री सैमुअल चाहते थे कि मैं आपको ड्राफ्ट दिखाऊं। उन्होंने कहा कि आप ही असली डिजाइन मास्टर हैं। रोजमेरी ने मॉली की सूजी हुई आंखों को देखा और पूछा, क्या तुम रो रही थी? मॉली ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह फिर से हल्के हल्के रोने लगी। बैठ जाए, थोड़ा शांत हो जाए। रोजमेरी ने उस पर दबाव नहीं डाला, बल्कि उसने उसे एक टिश्यू दिया जिससे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। मॉली के आंसू बूंद बूंद करके गिरने लगे। उसने कई बार खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन भावनाएं उस पर हावी हो गईं। दरवाजे के बाहर खड़े डीन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। उसने उलझन में कंधे उचका दिए। उसने रोजमेरी को संदेश भेजा, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि डिजाइनर मॉली के साथ क्या चल रहा है। क्या मुझे पूछना चाहिए? रोजमेरी ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई आवश्यकता नहीं है। जब मॉली रो रोकर थक गई तो रोजमेरी ने उसके लिए एक गिलास पानी डाला और उसके सामने रख दिया। पहले थोड़ा पानी पी लो, सुश्री रोज। मॉली को उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी खुद उसके लिए पानी डालेगी। एक अजनबी ने उसके साथ इतनी दयालुता से व्यवहार किया। अपने परिवार के बारे में सोचा, उसकी भावनाएं फिर से भड़क उठीं। रोजमेरी उसे रोते हुए देखती रही और उसने शांत भाव से पूछा, क्या ये काम के बारे में है? मॉली ने अपना सिर हिलाया। पारिवारिक समस्याएं। मॉली ने सिर हिलाया। रोजमेरी को बात समझ आ गई। किसी को इतना गहरा दुख केवल परिवार के सदस्य ही पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर मॉली फिर रोने लगी। वह सचमुच निजी मामलों को काम पर नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जब भी वह इसके बारे में सोचती, उसे बहुत गुस्सा आता और लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मैंने अभी तक अपनी मां को इसके बारे में नहीं बताया है। मॉली का गला रुंध गया और उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बहने लगे। रोजमेरी ने उसके रोना बंद होने तक इंतजार किया और फिर पूछा, क्या तुम्हारे परिवार ने ऐसा किया? हाँ। मॉली को अपने निर्दयी परिवार के सदस्यों की याद आए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल मेरे परिवार की एक कपड़ों की कंपनी भी है। मॉली ने अपने आंसू पोंछे और आगे कहा, ये कंपनी थी। इसकी स्थापना मेरे दादाजी ने की थी और उनके निधन के बाद मेरे पिताजी ने इसका कार्यभार संभाला। लेकिन कुछ साल पहले मेरे पिताजी का अचानक एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। मॉली का गला भर आया। फिर उसने आगे कहा, मेरे चाचा ने कहा कि मुझे और मेरी मां को कंपनी चलाना नहीं आता, इसलिए उन्होंने कंपनी अपने हाथ में ले ली और हमारी सारी संपत्ति हड़पने की हर संभव कोशिश की और अंत में हमें घर से निकाल दिया। मॉली सिसकते हुए बोली, मेरी मां के नाम पर कुछ घर हुआ करते थे, लेकिन अब वे सब चले गए हैं। क्या किसी और ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया? रोजमेरी ने धीरे से पूछा। दादाजी घर के सारे काम संभालते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के कुछ ही समय बाद मेरी दादी भी चल बसी। पहले कंपनी का प्रबंधन मेरे पिताजी करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कंपनी छोड़ दी और सब लोग मेरे चाचा की सलाह मानने लगे। किसी ने भी उनका बचाव करने के लिए आवाज नहीं उठाई। कुछ बुजुर्ग रिश्तेदारों ने उन्हें पीछे हटने की सलाह दी और कहा कि कूपर परिवार की सुरक्षा में जीवन आसान होगा। लेकिन अगर वे कूपर्स के खिलाफ लड़ते तो निश्चित रूप से परिणाम बुरे होते। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। वे हद से ज्यादा गलत कर रहे हैं। उनके चाचा द्वारा उन्हें तंग करना ही काफी बुरा था, लेकिन फिर उनके चचेरे भाई बहन भी उन्हें परेशान करने लगे। किराए के मकान में जाने के बाद भी उन्हें तंग करते रहे। ऐसा लगता था मानो उन्हें परेशान करना उनके लिए किसी तरह का मजा हो। खेल। आज कब्र पर कचरा फेंकने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे चचेरे भाइयों में से एक था।
मॉली ने गुस्से से कहा, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। वह कुछ अंगरक्षकों को लेकर आए और मेरे पिताजी की सारी भेंटें फेंक दी, कब्र पर कचरा डाल दिया और बहुत सारी अपमानजनक बातें कहीं। मेरी माँ ने मुझसे बहस की और अंत में उसके अंगरक्षकों की वजह से उसे चोट लग गई। ये बहुत ही भयानक था। मॉली कुछ याद करते हुए रुक गई। ये घटना पिछले साल भी लगभग इसी समय हुई थी। मिस रोज, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? रोजमेरी को आशय का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने ऊपर देखा और कहा, बिल्कुल। मॉली ने झटपट अपना फोन निकाला, अपनी माँ का नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे एक बुरे पूर्वाभास ने घेर लिया और वह बहुत घबरा गई। तभी डीन ने दरवाजा खटखटाया। सुश्री रोज एक लॉन्जरी कंपनी है जो आजकल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वे चाहते हैं कि हम उत्पादन में उनकी मदद करें क्योंकि उनकी मौजूदा लाइन मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। साथ ही वे जो कीमत बता रहे हैं वह काफी आकर्षक है। उनके मैनेजर 1 घंटे में रिवर बैंक कैफे में आपसे मिलना चाहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? मॉली ने 2 बार फिर फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुश्री रोज, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? मैं लैंटन माउंटेन देखने जाना चाहती हूँ। उसके पिता की कब्र लैंटन माउंटेन की चोटी पर थी। रिवर बैंक कैफे वास्तव में वहां से केवल 10 मिनट की ड्राइव पर था। ये ठीक रहेगा। रोजमेरी ने डीन की ओर देखा। जाओ, गाड़ी तैयार करो। उसे हाल ही में रोमियो ने पिकअप किया था और उसके पास अपनी कार नहीं थी, लेकिन कंपनी के पास 2 अतिरिक्त वाहन थे। उनके जाने के बाद किसी ने डेस्क पर रखा हुआ डिजाइन का मसौदा उठा लिया। रास्ते में मॉली अपनी माँ का नंबर डायल करती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वे लेंटन माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए। दूर से मॉली ने लोगों के एक समूह को अपनी माँ आइरिस के चारों ओर घेरा बनाए देखा, और एक तरफ ये सब देखते हुए उसकी चचेरी बहन मायरा खड़ी थी। बात कर रही लड़की की उम्र लगभग 17 या 18 साल थी। उसने एक महंगी सी छोटी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके गहनों से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत अमीर है। उसके मुलायम लहराते बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। मायरा, क्या तुम अभी भी इंसानों की तरह बात कर रही हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे चाचा ने जीवित रहते हुए तुम्हारे परिवार के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी कृतज्ञता नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मरने के बाद तुम्हारे चाचा तुमसे नाराज होंगे? इंस गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन वह संख्या में कम थी। वह किसी और से बेहतर जानती थी कि वह नुकसान में है। आंटी आइरिस, अगर आपने इसका जिक्र न किया होता तो मैं लगभग भूल ही गई होती। जब दादाजी जीवित थे तब चाचा उनके चहेते थे और उस समय आपका परिवार हम पर बहुत प्यार बरसाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मायरा ने कहा और फिर अपने अंगरक्षक को एक सुस्त घमंडी नजर से देखा। जोई, तुम किस बारे में दिवास्वप्न देख रहे हो? जाओ, मेरी चाची का ख्याल रखो। इससे मेरे चाचा को शायद कुछ शांति मिलेगी, ये जानकर कि उनकी पत्नी की देखभाल हो रही है। मुझे यकीन है कि परलोक से उन्हें यह अच्छा लगेगा। बॉडीगार्ड जॉय कद में छोटा और गठीला था। उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। इंस ने हमेशा एक सुखमय जीवन जिया था। उसका चेहरा हमेशा संवारा रहता था और वह उच्च समाज की महिला की तरह व्यवहार करती थी। किराए के मकान में रहने के बाद भी उसमें वही शालीन आकर्षण बरकरार था। उसके कपड़े थोड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व पहले की तरह ही मोहक था, जिससे जॉय का दिल जोर से धड़कने लगता था। जॉय गरीब हो सकता है और वह तुम्हारे चाचा के बराबर का नहीं हो सकता है, लेकिन अभी वह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। मायरा ने देखा कि जॉय धीरे धीरे आइरिस की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। आंटी, खूब मजे कीजिए। जॉय में आपको अच्छा महसूस कराने की ताकत है। आइरिस ने समाधि की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने आज उसे मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं यहीं खुद को मार डालूंगी। देखते हैं कूपर परिवार को इसका क्या जवाब देते हो। मायरा ने चिढ़कर कहा, क्या? चाचा तो बहुत पहले मर गए और तुम उनके लिए अपनी पवित्रता बचाकर रखना चाहती हो। भला किसे तुम्हारी परवाह होगी? बेशर्म कुतिया। मॉली अचानक आगे बढ़ी और मायरा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसे एक अंगरक्षक ने रोक लिया और फिर जमीन पर धकेल दिया। मॉली गिर गई और उसकी कोहनी छिल गई, जिससे खून निकलने लगा। मॉली, तुम यहाँ कैसे आए? आइरिस ने घबराकर पूछा। चली जाओ, मेरी चिंता मत करो। मॉली ने अपने सामने खड़ी उस घमंडी लड़की को घूर कर देखा। तुम खुद को समझती कौन हो? मॉली। मायरा ने गुस्से और मनोरंजन के मिले जुले भावों के साथ उसकी ओर देखा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जॉन, तुम हमेशा से उसे पसंद करते रहे हो, है ना?
आज तुम और जॉय उन्हें अच्छा समय बिताने का मौका दे सकते हो। मॉली गुस्से से आग बबूला हो गई। हिम्मत मत करना हम पर हाथ उठाने की, और अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। मायरा ने गर्व से अपनी भौहें उठाईं। करो। जॉय सबसे पहले आगे बढ़ा और आयरिस के कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगा। आयरिस डर के मारे चीख पड़ी। मेरी माँ को छोड़ दो। मॉली ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसका पैर पकड़कर उसे झाड़ियों की ओर घसीट लिया। कमीने, मुझे छोड़ दो। अचानक एक पतले हाथ ने जॉन की बाँह पकड़ ली। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे लात मारकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। अध्याय 85। मॉली चौंक गई। ये तो मिस रोज हैं। मिस रोज यहाँ हैं। रोजमेरी ने भावहीन चेहरे के साथ मॉली को उठने में मदद की और पूछा, तुम ठीक हो? मॉली ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सौभाग्य से सुश्री रोज यहाँ है। दूसरी ओर डीन ने जॉय की पीठ पर निशाना साधते हुए एक पत्थर उठाया। जॉय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सूट पहने एक सज्जन व्यक्ति दिखाई दिए जो काफी युवा लग रहे थे। मायरा वापस आए तो उसने अपने सामने खड़े दो लोगों को देखा, लेकिन थोड़ी हैरान होकर बोली, अरे आप दो सहायक भी लाए हैं। दुबले पतले और कमजोर डीन के अलावा एक लड़की भी थी, एक खूबसूरत लड़की। मायरा ने रोजमेरी के चेहरे को निहारा और अपने अंगरक्षक से कहा, क्या कोई उसे पसंद करता है? बेझिझक उसे ले आओ, और इस लड़के की बात करें तो बस उसकी पिटाई कर दो। तुम्हें जाना होगा। मॉली बहुत डरी हुई थी। हमें अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये लोग पागल थे, ये कुछ भी कर सकते हैं। मिस रोज शायद अच्छी हो, लेकिन इस भीड़ का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने मॉली को अपने पीछे छिपा लिया और लापरवाही से मायरा से पूछा, क्या तुमने आज सुबह कचरा फेंका था? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? मायरा ने अपनी बाहें मोड़ ली। उस लड़की को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हुए, मैंने पेंट फेंकने का आदेश भी दिया था। क्या तुम मॉली का बचाव करना चाहती हो? हमारी चिंता मत करो, मॉली ने रोजमेरी को खींचते हुए कहा। कपड़े पहने हुए, धीमी आवाज में विनती करते हुए, तुम लोग बेहतर होगा कि चले जाओ, उनकी संख्या हमसे कहीं अधिक है। थप्पड़। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। किसी के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही मायरा के चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा। रोजमेरी बहुत फुर्तीली और निर्दयी थी। पलक झपकते ही उसने मायरा के गालों पर दो स्पष्ट हाथ के निशान छोड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मायरा को यकीन नहीं हो रहा था। क्या मॉली ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूं? ओह, उसने अभी अभी कहा कि तुम एक बुरे इंसान हो। ये सुनकर डीन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। एक थप्पड़ मॉली के लिए था, दूसरा उसकी मां के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के लिए था, और ये रहा तीसरा। रोजमेरी ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, उसके दिवंगत पिता के लिए। तुम्हें पता है सम्मान क्या होता है? तुम अब भी क्यों भूल रही हो? उसे सबक सिखाओ। जैसे ही मॉली ने बोलना समाप्त किया, कई अंगरक्षकों ने तुरंत रोजमेरी को घेर लिया। मॉली ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वह डरी हुई रोजमेरी के सामने खड़ी हो गई। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई समस्या है तो मुझसे बात करो। रोजमेरी, तुम जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। हालांकि डीन डरा हुआ था, फिर भी उसने बहादुरी से रोजमेरी की रक्षा की और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? अगर नहीं तो पहाड़ से नीचे भागो, मैं उन्हें रोक लूंगा। आज कोई बचकर नहीं निकलेगा। मायरा ने गुस्से से आग बबूला होकर रोजमेरी की ओर इशारा किया और दांत पीसते हुए कहा, मैं इस औरत को यहीं रखूंगी, मैं इसे धीरे धीरे तड़पाना चाहती हूँ। अंगरक्षकों ने रोजमेरी पर हमला कर दिया। हालांकि रोजमेरी या तो आसानी से उनके हमलों से बच जाती थी या बिना पसीना बहाए उन्हें कई मीटर दूर लात मारकर फेंक देती थी। मायरा ने देखा कि उसके अपने अंगरक्षक एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। अंत में कोई भी खड़ा नहीं हो सका। सभी अपने पेट पकड़े हुए, दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। उसने अविश्वास भरी निगाहों से रोजमेरी की ओर देखा, तुम सब निकम्मे हो। तुम एक लड़की को पीट भी नहीं सकते। अभी उठो। अंगरक्षकों को इतना दर्द हो रहा था कि वे खड़े होने में असमर्थ थे। मायरा ने देखा कि रोजमेरी धीरे धीरे पास आ रही है। उसका दिल डर से भर गया था और उसके पैर अनजाने में पीछे हट रहे थे। मैं आपको बता दूं, मैं कूपर परिवार की मुखिया हूं। क्या मॉली कूपर परिवार की मुखिया नहीं है? रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम कौन हो? मॉली तो बस एक बेघर इंसान है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम मेरी उसकी समस्या सुलझाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ फायदे भी दे सकता हूं। पास ही खड़े डीन को लगभग जोर से हंसी आ गई, ये सोचते हुए रोजमेरी का मंगेतर रोमियो है। रोजमेरी को भला किस फायदे की जरूरत हो सकती है?
क्या उसे तुमसे कोई फायदा लेने की जरूरत है? मॉली, तुम इसे कैसे संभालना चाहती हो? रोजमेरी की निगाहें आलस से मॉली पर टिक गईं। मायरा ने अपने दिवंगत पिता का अपमान किया था और उसे और उसकी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मॉली इतनी गुस्से में थी कि उसे अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझा। वह दौड़कर आए और मायरा को जोरदार थप्पड़ मारा, कई बार। अगर रोजमेरी न होती तो आज उसे और उसकी मां को शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मॉली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ, मैं तुम्हें मारूंगा। मॉली ने उसे 2 बार और थप्पड़ मारा और उसके हाथ जलने लगे। आज सुबह तुमने मेरे पिता की कब्र पर कचरा डलवाया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब तुमने मेरे पिता की कब्र पर पेंट डलवाया है। तुम कोशिश कर रही हो। क्या तुम अपने लोगों को हम पर अत्याचार करने देती हो? हे दुष्ट स्त्री, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पिता के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। आपके सपनों में। मॉली ने मायरा को जबरदस्ती पकड़कर नीचे गिरा दिया, लेकिन मायरा ने न तो अपना सिर झुकाया और न ही घुटने टेके। मायरा, क्या तुम्हें जरा भी अपराधबोध नहीं है? मॉली चिल्लाए। दोषी? मुझे दोषी क्यों महसूस करना चाहिए? सारी अच्छी चीजें तो तुम्हारे परिवार ने पहले ही ले ली थीं। तुम बस वही अनुभव कर रहे हो जो हमारे परिवार ने किया था। क्या मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में कभी आपके साथ बुरा बर्ताव किया? हालांकि कंपनी का प्रबंधन उन्हीं के हाथ में था, क्या उन्होंने कभी आपको हर महीने कम लाभांश दिया? आप चाहे जिस भी चीज में निवेश करना चाहें, चाहे जो भी दुकान हो, तुम जो खरीदना चाहते थे, क्या वह मेरे पिता ही थे जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे? मेरे दादाजी के देहांत के बाद उन्होंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया जो तुम चाहते थे, दुकानें, घर, गाड़ियां आदि जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी थीं, है ना? इन सब चीजों का क्या मूल्य है? कौन नहीं जानता कि कंपनी ही असली कमाई का स्रोत है। आप लोग वहां मौज मस्ती करते हैं, हमें बस इतना ही देते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत महान हैं। मॉली को लगा कि यह व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है और वह और कुछ नहीं कहना चाहती थी। क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? मैं घुटने नहीं टेकूंगा। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? रोजमेरी ने अपना पैर उठाया और लात मारी। मायरा तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। मायरा इतनी गुस्से में थी कि वह दांत पीस रही थी और रोजमेरी को घूरते हुए बोली, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ओह, माफ कीजिए, मुझे आमतौर पर ऐसे लोग याद नहीं रहते जो देखने में आकर्षक न हो। मेरे पापा से माफी मांगो। मॉली उसका सिर दबा रही थी, उसे झुकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। मायरा को ये बात मंजूर नहीं थी। मॉली ने उसके बाल पकड़कर उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। अंत में दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मिस रोज, क्या हमें कुछ करना चाहिए? उन्हें कुश्ती करते देख डीन ने अनजाने में पूछ ही लिया। कोई जरूरत नहीं, रोजमेरी ने लापरवाही से कहा और एक पेड़ से टेक लगा ली। बहनों को अपनी समस्याएं खुद सुलझाने दो। ये सुनकर डीन ने सोचा, क्या तुम अभी अभी इसमें शामिल नहीं थे? क्या तुम्हें लगता है कि मॉली जीत जाएगी, इसीलिए तुम यहाँ खड़े होकर यह सब देख रहे हो? आइरिस जानती थी कि उसे अपनी बेटी को अपना गुस्सा निकालने देना होगा और यह काम उसे ही करना होगा। मायरा, जो विशेषाधिकारों से भरे जीवन की आदी थी, में ताकत की कमी थी और वह निश्चित रूप से मॉली जैसी नहीं थी। जल्द ही मॉली का पलड़ा भारी हो गया और उसने मायरा को मारा। अगर तुम आज घुटने नहीं टेकोगी तो मैं तुम्हें मारती रहूंगी। बस करो, बस करो। मायरा ने अपना सूजा हुआ चेहरा, फटी हुई छोटी ड्रेस ढांक ली। उसने जल्दी से उसे ढक लिया। मॉली, मुझे और मत मारो। मॉली ने देखा कि वह डर गई है और फिर रुक गई। अंत में मायरा ने एक हाथ से उसे मारा। अपनी फटी हुई पोशाक के सामने के हिस्से को ढांकते हुए वह अजीब तरह से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मॉली की निगाहों के सामने उसने अपने दिवंगत चाचा को प्रणाम किया। हालांकि उसका माथा जमीन को नहीं छू रहा था, फिर भी यह सम्मान का प्रतीक था। फिर भी, मॉली, क्या मैं अब जा सकता हूं? तुमने अभी तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। अध्याय 86। मायरा भले ही ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके सामने कम लोग हैं। भारी मन से उसने कहा, मुझे तुम्हारे पिता की कब्र पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए थी और न ही तुम लोगों को परेशान करना चाहिए था। मॉली, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा है, कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। घर पहुंचते ही वह अपने माता पिता को जरूर बताएगी। तुमने अभी तक मेरी माँ से माफी नहीं मांगी है। वह तुमसे बड़ी है। मुझे परेशान करना एक बात है, लेकिन तुमने तो उसे परेशान करने के लिए लोगों को भी बुलाया, उसे अपमानित किया। मॉली गुस्से से बोली, माफ कीजिए आंटी, मुझसे गलती हो गई। आइरिस जानती थी कि उसकी माफी सच्ची नहीं थी और बिना जवाब दिए ही वह मुंह फेर कर चली गई। दफा हो जाओ।
मॉली अब उसे और नहीं देखना चाहती थी। मायरा अपनी फटी हुई पोशाक को पकड़े हुए भाग गई। उसका अंगरक्षक उसके पीछे पीछे गया। बाहर जाते समय जोई और जॉन को मॉली ने लात मार दी। बुरा नहीं है, तुम सुधार कर रही हो, रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए मॉली की प्रशंसा की। तुम अब उतनी दब्बू नहीं हो जितनी पहले हुआ करती थी। श्रीमती रोज, आज के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप आई, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। मॉली ने अपनी माँ को उठने में मदद की। मैं आपको मिलवाती हूँ, ये मेरी माँ है, आइरिस। माँ, ये मेरी बॉस सुश्री रोज और डीन। आज के लिए धन्यवाद, आइरिस ने आभार व्यक्त करने के लिए झुकते हुए कहा। तुम्हारी चोट, रोजमेरी ने आइरिस की कोहनी पर एक घाव देखा। आइरिस ने झट से बात संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। माँ, क्या आपको दर्द हो रहा है? मॉली ने चिंता से उनकी ओर देखा। आपको बहुत खून बह रहा है। चलिए अस्पताल चलते हैं। मैं पहले कब्र के पत्थर को साफ करना चाहती हूँ। आइरिस की निगाह कब्र के पत्थर पर टिक गई, जिस पर लाल रंग साफ दिखाई दे रहा था। कब्र के सामने की जमीन और आसपास की घास पर भी रंग के छींटे पड़े हुए थे। शायद हम इसे साफ नहीं कर पाएंगे, चलो पापा के लिए एक नया ले लेते हैं। मायरा शायद घर जाकर शिकायत कर देगी, अगर हम अभी नहीं गए तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। मॉली मायरा के स्वभाव को समझती थी, उसने पहले कभी इतनी कठिनाई नहीं झेली थी। आज के इतने अपमान के बाद उसका हंगामा करना लाजमी था। पहले मैं आप लोगों को अस्पताल छोड़ देती हूँ। रोजमेरी ने देखा कि न केवल आइरिस बल्कि मॉली भी घायल थी। कोई जरूरत नहीं, हमारे घर में दवा है, हम वापस आकर थोड़ी सी लगा लेंगे। आइरिस ने, जो हमेशा दूसरों को परेशान करने से बचती थी, रोजमेरी से विनम्रता से कहा, हम बाद में बस से घर चले जाएंगे। रोजमेरी जानती थी कि वे पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे भी हम मुफ्त में हैं। तुम कहाँ रहती हो, मॉली? हमने ब्लॉसम अपार्टमेंट में एक जगह किराए पर ली है। ब्लॉसम अपार्टमेंट काफी पुरानी कॉलोनी थी। डीन, ब्लॉसम अपार्टमेंट जाता है। समझ गया। 10 मिनट बाद कार ब्लॉसम अपार्टमेंट के सामने रुकी। आइरिस ने उन्हें आराम करने के लिए ऊपर आने का न्योता देने पर जोर दिया। डीन ने समय देखा और रोजमेरी को सिर हिलाकर इशारा किया कि उनके पास समय है। हमारा घर छोटा है, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा, आइरिस ने गर्मजोशी से कहा। उसका बिना चोट वाला हाथ रोजमेरी के हाथ से जुड़ा हुआ था। आप और डीन ने हमारी बहुत मदद की है। हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कृपया एक कप कॉफी के लिए आ जाए। जी हाँ सुश्री रोज, कृपया हमारी ओर से धन्यवाद स्वीकार करें। डीन, क्या आप भी आएंगे? मॉली के निमंत्रण पर डीन उत्साहित हो गया और आशा भरी नजरों से रोजमेरी की ओर देखा। रोजमेरी ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे ऊपर चली गई। आप इतनी कम उम्र में सीईओ बन गए। आप तो बहुत युवा और होनहार हैं। माँ, रोज बहुत प्रतिभाशाली हैं। उन्हें डिजाइन में गहरी महारत हासिल है। उनके मार्गदर्शन में हर कृति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। क्या ऐसा है? तो आपको मिस रोज से और अधिक सीखना चाहिए। मुझे रोजमेरी कहो। वहां पहुंचने पर डीन ने देखा कि उनका घर बहुत छोटा था, जिसमें एक छोटा सा बैठक कक्ष था। बाईं ओर 2 छोटे कमरे थे, बीच में एक बाथरूम, दाईं ओर एक छोटी रसोई और एक छोटी डाइनिंग टेबल थी। छोटा होने के बावजूद ये जगह बहुत साफ सुथरी थी और घर जैसा एहसास देती थी। फिलहाल हम इतना ही खर्च कर सकते हैं, आइरिस ने हंसते हुए कहा और अंदर आते ही झटपट चप्पलें तैयार करने और कॉफी बनाने लगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रोजमेरी ने मॉली से प्राथमिक चिकित्सा किट लाने को कहा और उनके घावों का इलाज करने को प्राथमिकता देने के लिए कहा। आइरिस ने थोड़ी देर बाद उन्हें 2 कप कॉफी परोस दी। मुझे तुम्हारा घाव देखने दो। रोजमेरी ने आइरिस की कोहनी पर एक चोट का निशान देखा। उसकी त्वचा जमीन से छिल गई थी और घाव में रेत भी थी। उसने बड़ी सावधानी से आइरिस के घाव को साफ करने में मदद की। आइरिस हैरान होकर बोली, तुम्हें घावों पर पट्टी बांधना आता है। वह कुशल प्रतीत होती थी, किसी पेशेवर नर्स से कम नहीं। रोजमेरी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैंने इसे ऑनलाइन होते देखा है, बस नकल कर रही थी। आइरिस जानती थी कि लड़की विनम्रता दिखा रही है और उसके बारे में उसकी राय बेहतर हो गई। मॉली अपनी कोहनी को कीटाणुरहित कर रही थी और उसका इलाज कर रही थी, लेकिन हर बार जब कॉटन बड उसके घाव को छूता था तो वह दर्द से करा उठती थी। मैं आपकी मदद करता हूँ। डीन ने कॉटन बड लिया और धीरे से उसके घाव पर मरहम लगाया। अगर दर्द हो तो मुझे बताना। हाँ, मॉली ने उसे ध्यानपूर्वक अपने घाव पर पट्टी बांधते हुए देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद। घाव का इलाज करने के बाद रोजमेरी ने सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख दिया। मुझे लगता है मायरा फिर से परेशानी खड़ी कर सकती है।
बेहतर होगा कि तुम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। मोली ने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन इस समय इस अपार्टमेंट से सस्ता कुछ भी नहीं है। मेरी एक दोस्त विदेश गई है और वह चाहती है कि मैं उसका घर उसके लिए किराए पर दे दूं, रोजमेरी ने यूं ही कहा। कीमत कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो घर की देखभाल कर सके। वह जिस तरह से करती है उसी तरह से जगह बनाए। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। मॉली ने आशा की एक किरण देखते हुए तुरंत जवाब दिया। रोजमेरी ने शांत भाव से कहा, घर भी पास में ही है, इसलिए काम के लिए सुविधाजनक है। सुश्री रोज, हमने इस इलाके में पहले ही कई जगहें देख ली हैं और आसपास कोई और जगह इतनी सस्ती नहीं है जितनी यह वाली। मॉली ने कीमत बहुत कम रखने की चिंता व्यक्त की, जिससे उसकी दोस्त को समझाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी दोस्त पहले ही कह चुकी है कि कीमत कोई मुद्दा नहीं है। रोजमेरी ने समय पर नजर डाली। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। डीन वापस आकर सामान शिफ्ट करने में आपकी मदद करेगा। मुझे अपनी दोस्त से सही पता पूछना है, उसने पिछली बार बताया था और मैं भूल गई हूँ। सुश्री रोज, मॉली को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें धन्यवाद कैसे दे। आइरिस खड़ी हो गई और बोली, रोज, तुमने हमारी 2 बार मदद की है, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं, ये हमें नहीं पता, बहुत बहुत धन्यवाद। बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है। रोजमेरी मुस्कुराई, बस अच्छी तरह जियो, उन लोगों से बेहतर जियो, यही मुझे और खुद को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है। आइरिस भावुक प्रतीत हुई। तो फिर बात यहीं खत्म होती है। रोजमेरी वहां से निकली और अपनी कार में बैठ गई। उसने अपना फोन खोला और अपनी संपत्तियों को देखने लगी और अंत में शहर के बीचों बीच स्थित सबसे छोटी संपत्ति को चुना। ये 3 बेडरूम का अपार्टमेंट था जो खूबसूरती से सजा हुआ था और लगभग 90 वर्ग मीटर का था। रोजमेरी ने डीन को विवरण भेजा, जब मैं रिवर बैंक कैफे पहुंचूं तो आप उन्हें सामान शिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, मिस रोज। मैकमिलियन कॉर्पोरेशन के सीईओ का कार्यालय। रोमियो ने अनगिनत बार अपना फोन चेक किया था, लेकिन स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर के अलावा कुछ भी नया नहीं था। क्या इंटरनेट में कोई समस्या है? रोमियो ने अपने फुल बार वाईफाई सिग्नल को देखा और उसे नेटवर्क की समस्या का संदेह हुआ। उसने काल की ओर मुड़कर कहा, मुझे मैसेज भेजो। काल को रोमियो का अनुरोध समझ नहीं आया। क्या, जब वे एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हैं तो संदेश भेजने का क्या मतलब है? सीधे बात क्यों नहीं कर लेते? हालांकि काल ने ऐसा सोचा, फिर भी उसने आदरपूर्वक पूछा, मुझे क्या भेजना चाहिए, श्री मैकमिलियन? कुछ भी। तो मैं एक इमोजी भेजूंगा। काल ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भेजा, जिसे रोमियो ने तुरंत प्राप्त कर लिया। तो इंटरनेट या सिग्नल में कोई समस्या नहीं थी। उस लड़की ने उसे मैसेज ही नहीं किया था, इसलिए उसे कुछ मिला ही नहीं। काम के घंटों के दौरान आप मुस्कुराते हुए चेहरे क्यों भेज रहे हैं? रोमियो को लगा जैसे इमोजी उसका मजाक उड़ा रहा हो। मैं इस महीने का आपका बोनस दान कर दूंगा। काल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या, श्री मैकमिलियन, क्या आपने ही मुझे इसे भेजने के लिए नहीं कहा था? क्या आपने यह नहीं कहा था कि मैं कुछ भी भेज सकता हूं? इस मुस्कुराते हुए चेहरे में आपत्तिजनक क्या है? रोमियो ने चैट बॉक्स खोला। रोज के साथ उसकी आखिरी बातचीत सुबह करीब 6 बजे हुई थी, जब रोज ने उसे पहले आराम करने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि वे जल्द ही मिलेंगे। वह उसके बारे में इतनी चिंतित लग रही थी, फिर भी काम शुरू होने के बाद वह कहीं क्यों नहीं दिखी। अध्याय 87। कंपनी में दूसरे पुरुष सहकर्मियों द्वारा भी उसका पीछा किए जाने के बारे में सोचकर रोमियो थोड़ा परेशान हो गया। उसने देखा कि काल अभी भी वहीं खड़ा है और उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जिस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, उसका क्या हाल है? क्या तुमने उन समस्याओं को हल कर लिया है जिन्हें तुम्हें संभालना था? श्री रोमियो, मैं इसे अभी कर दूंगी। रुको। रोमियो ने जाने की तैयारी करते हुए अपनी पीठ की ओर देखा और कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? काल असमंजस में था, लेकिन उसने खुद को मजबूर करके पीछे मुड़कर पूछा, मिस्टर रोमियो, क्या आपको मुझसे कुछ और करवाने की जरूरत है? क्या हमने जिन ब्रांडों का अधिग्रहण किया है उनमें से कोई ब्रांड कपड़ों से संबंधित है? जब काल ने ये सुना तो उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ। वियो फैशन नाम का एक शीर्ष स्तरीय ब्रांड है जिसे हमने वित्तीय समस्याओं और शीर्ष प्रबंधन के बीच आंतरिक कलह के कारण खरीद लिया था। रोमियो ने धीरे से पूछा, क्या हमें किसी साझेदार की आवश्यकता है? हम। काल चौंक गया। श्री रोमियो, आप मजाक कर रहे हैं? हमारा समूह इतने सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है और हमारी इतनी सारी सहायक कंपनियां हैं, भला हमारे पास साझेदारों की कमी कैसे हो सकती है? लोग तो हमसे साझेदारी के लिए लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, उसे अचानक कुछ याद आया।
कपड़ों की कंपनी साझेदार। उन्होंने तुरंत अपनी बात सुधारते हुए कहा, लेकिन कुछ साझेदार जिनके साथ हम काफी समय से जुड़े हुए हैं, अब हमें अच्छे सौदे नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए एक नया साझेदार ढूंढना बेहतर होगा। रोमियो ने भौहें ऊपर उठाई, मानो प्रसन्नता से बोला, किसकी तरह? अपना सही अनुमान लगाते हुए काल ने जल्दी से कहा, उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि रोजमेरी की कपड़ों की कंपनी काफी अच्छी है। वे उत्पादों के निर्माण में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी उत्पादन लाइनें हैं कि हम मुश्किल से ही काम संभाल पा रहे हैं। हम रोजमेरी को कपड़ों के निर्माण का एक हिस्सा सौंप सकते हैं। वे उनकी गुणवत्ता की जांच करेंगे और फिर उन्हें हमारे गोदाम में वापस भेज देंगे। रोमियो को यह विचार पसंद आया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारा बड़ा ब्रांड अचानक सुश्री रोजमेरी की कपड़ों की कंपनी के साथ साझेदारी करना शुरू कर दे तो ये लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। तो आपका सुझाव क्या है? मुझे लगता है कि वियो फैशन भी सुश्री रोजमेरी की कंपनी की तरह एक नए नाम के तहत स्वतंत्र हो सकती है। मैकमिलियन कॉरपोरेशन द्वारा समर्थित होने के बावजूद यह एक नई और स्वतंत्र रूप से संचालित कंपनी प्रतीत होती है। सुश्री रोजमेरी की कंपनी के साथ साझेदारी करना उचित रहेगा। साथ ही मैंने नई कंपनी के लिए एक नाम भी सोच लिया है, इसे रोज फैशन कहा जा सकता है। रोमियो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमने इस बारे में काफी अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। काल ने राहत की सांस ली और कहा, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मिस्टर रोमियो। तो चलो तुम्हारे सुझाव पर ही चलते हैं। रोमियो का लहजा हमेशा की तरह सहज था। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा बोनस दोगुना हो जाएगा। धन्यवाद श्री रोमियो। काल बेहद खुश हुआ। दरअसल श्री रोमियो का मूड खराब था क्योंकि उन्हें सुश्री रोजमेरी की याद आ रही थी। कार्यालय से निकलने से पहले उसे अचानक कुछ याद आया, श्री रोमियो। हालांकि रोमियो अब भी उदासीन लग रहा था, लेकिन वह बेहतर मूड में लग रहा था। रोमियो की योजना सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन उसने अपना उदासीन रवैया बनाए रखा। श्री मैकमिलियन, मैं बस आपको याद दिला रही हूँ। आप जानते हैं, लड़कियों को हमारी देखभाल और ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कहीं वे उपेक्षित महसूस न करें। क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही कह रही हूँ, श्री मैकमिलियन? तुम सही कह रही हो। रोमियो ने आखिरकार रोजमेरी को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। रोमियो का मूड काफी बेहतर देखकर काल ने आखिरकार राहत की सांस ली और चला गया। रोजमेरी एक मैनेजर के साथ बिजनेस पर चर्चा कर रही थी, तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने तुरंत अपना फोन चेक नहीं किया, बल्कि खड़ी होकर दूसरी पार्टी के मैनेजर से कहा, हमारे भविष्य के सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सुश्री रोज, आप एक सीधी सादी इंसान हैं, मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। दूसरी पार्टी का मैनेजर उससे काफी खुश लग रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, जब तक सामान समय पर पहुंचाया जाता है और गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं होती, हम सहयोग जारी रखेंगे। मैं समझती हूँ, रोजमेरी मुस्कुराए, हमेशा सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयासरत रहते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी का मैनेजर मुस्कुराते हुए चला गया। रोजमेरी ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपना फोन चेक किया। उसने देखा कि रोमियो ने उसे 2 बार कॉल किया था। उसने उसे वापस फोन किया, क्या बात है? क्या आप व्यस्त हैं? हाँ, अभी अभी एक संभावित साझेदार के साथ बैठक हुई। मैं भी तुम्हारा साथी बनना चाहूंगा, रोमियो ने कोमल स्वर में कहा, इस तरह मैं तुमसे अक्सर मिल सकूंगा। रोजमेरी हंसते हुए बोली, क्या हम एक दूसरे से अक्सर नहीं मिलते? काफी नहीं है, रोमियो ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं हर मिनट के हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रोजमेरी सड़क पर चलते हुए बोली, ठीक है, मैं टैक्सी लेने जा रही हूँ। घर पहुंचकर हम बात कर लेंगे, ठीक है? तुम अकेली हो? रोमियो को लगा था कि उसके साथ कोई सहायक होगा। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तुम कहाँ हो? कोई बात नहीं, मैं ऑफिस के पास ही हूँ। मैं टैक्सी ले लूंगा। मैं तुम्हें लेने आना चाहता हूँ। रोमियो पहले ही अपने दफ्तर से निकल चुका था। काल ने उसे भागते हुए बाहर जाते देखा और सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। खुद को बेबस महसूस करते हुए रोजमेरी ने उसे अपनी लोकेशन भेजी और फिर सड़क के किनारे इंतजार करने लगी। जिस कॉफी शॉप से वह अभी निकली थी, उसके अलावा सड़क पर बाकी सारी दुकानें खाली थीं। उसके पीछे खरपतवारों से भरा एक खाली मैदान था जिससे वीरांगी का माहौल था। कुछ निजी काम निपटाने के लिए उसने अपना फोन निकाला। थोड़ी देर बाद 3 कारें आकर रुकीं। उसने ऊपर देखा और मायरा को, जिसे उसने पीटा था, अपने भाई के साथ कार से बाहर निकलते हुए देखा। हैरी और उसके 1 दर्जन गुर्गे। यह उसकी है। मायरा असल में मॉली और आयरिस से हिसाब बराबर करने जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में रोजमेरी से मिलने की उम्मीद नहीं थी।
उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा और लात भी मारी। मायरा ने अपने भाई से शिकायत की। हवा से रोजमेरी के लंबे बाल लहरा रहे थे। उसका मासूम चेहरा देखकर हैरी दंग रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी। हैरी, ख्यालों में खोए रहना बंद करो। मेरे लिए बदला लो। मायरा का सूजा हुआ चेहरा, जो मुश्किल से एक हाथ से ढका हुआ था, उसने हैरी को धक्का दिया। हैरी ने कई खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन रोजमेरी की सुंदरता उसने पहली बार देखी थी। वह रोजमेरी के पास गया और पूछा, क्या तुमने मेरी बहन को मारा? रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मानो उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ये लगभग एक दर्जन गुंडे, साथ ही हैरी जो अभी बच्चा ही था, क्या वे उसे कम आंक रहे थे? अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मेरे सामने घुटने टेककर 10 बार प्रणाम करो। अपने भाई के समर्थन से उत्साहित मायरा ने घमंड से रोजमेरी से कहा। रोजमेरी ने उसके घमंडी रवैये को देखा और ठंडे लहजे में कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? मायरा इतनी गुस्से में थी कि उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कितनी तेज जबान वाली लड़की है। हैरी को दिलचस्पी दिखी। अगर तुम नहीं चाहती तो घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। बस मेरा साथ दो, मुझे खुश रखो और हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे। हैरी, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि उसे सबक सिखाओ। मायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे रोजमेरी को ठीक से सबक सिखाने का मौका ही नहीं मिला था। रोजमेरी ने हैरी की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, यहाँ। मुझे नहीं लगता। उसे पता था कि आसपास कुछ निगरानी कैमरे लगे हुए हैं जो सबूत प्रदान कर सकते हैं। अगर तुम शर्मा रही हो तो हम वहां जा सकते हैं। हैरी को लगा कि वह मान गई है और उसने रोजमेरी के पीछे खरपतवार से भरे खेत की ओर इशारा किया। ठीक है। रोजमेरी मैदान की ओर चल पड़ी। हैरी उसके पीछे पीछे गया और लगभग एक दर्जन गुंडे मायरा को देखने लगे। ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनका पीछा करे या नहीं। मायरा के मन में ढेर सारे सवाल थे। ये लड़की लड़ाई में माहिर मानी जाती थी, फिर भी उसने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली? क्या उसे पता था कि ये गुंडे बहुत सख्त हैं, या वह अपने भाई को बहलाने की कोशिश कर रही थी? क्या उसे लगा कि उसकी खूबसूरती उसे इस मुसीबत से बचा लेगी? कूपर परिवार। हाँ, यह तो कोरी कल्पना है। रोजमेरी खेत में दाखिल हुई, जहां घास उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। उसने हैरी की ओर मुड़कर कहा, ये ठीक है। हैरी को इस महिला से ऐसी जगह चुनने की उम्मीद नहीं थी। ये जगह दूसरों की नजर से बचने के लिए एकदम सही थी। वह वाकई शर्मीली थी। सिर्फ तुम। रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए उसके पीछे खड़े लगभग एक दर्जन गुंडों की ओर देखा। बाकी लोग शामिल नहीं हो रहे हैं क्या? वह भला अपने मातहतों को इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मौज मस्ती करने की इजाजत कैसे दे सकता था? जैसे ही हैरी रोजमेरी पर हाथ डालने ही वाला था, उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह झाड़ियों में जा गिरा और उसके मुंह में कुछ भर गया। गंध। धिक्कार है। मायरा जानती थी कि वह एक बहादुर लड़की है। तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ और मदद करो। ये लड़की वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। अपने प्यारे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? हैरी तो परिवार का अनमोल रत्न था। लगभग एक दर्जन गुंडे रोजमेरी की ओर दौड़े। उसकी आंखों में एक पल के लिए शीतलता झलक उठी। उसने एक आदमी को लात मारकर दूर फेंक दिया, फिर तेजी से दूसरे के पेट में घूंसा मारा। हवा से एक छड़ी उसकी ओर फेंकी गई। रोजमेरी ने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और उसी की छड़ी से उसके सिर पर वार किया, फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। बचे हुए गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने एक साथ हमला किया। रोजमेरी ने उनमें से एक को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, फिर एक एक करके बाकी गुंडों को मार गिराया। एक गुंडे ने रोजमेरी पर चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गई। उसने न केवल तेजी से वार से खुद को बचाया, बल्कि चाकू को उसकी गर्दन पर भी रख दिया, जिससे वह बुरी तरह डर गया। मायरा सदमे से देखती रही जब रोजमेरी ने एक एक करके सभी पुरुषों को मार गिराया। आखिरी आदमी सिर से पैर तक कांप रहा था और उसने आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे। उसने अपनी ही लाठी से खुद को इतना मारा कि वह बेहोश हो गया और झाड़ियों में गिर पड़ा। फिर रोजमेरी ने मायरा की ओर रुख किया। मायरा बुरी तरह डरी हुई थी और अब वह अकेली थी। हैरी, हैरी! मायरा ने कई बार पुकारा, लेकिन उसका प्यारा भाई झाड़ियों से बाहर नहीं निकला। वह डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई हो सकता है। अध्याय 88। वह देखने में तो सौम्य लग रही थी, लेकिन अंदर से शैतान की तरह लड़ रही थी। कितना डरावना! उसका भाई अभी भी झाड़ियों में छिपा हुआ था। फिर भी मायरा कार की ओर दौड़ी, उसे स्टॉप किया और निकल पड़ी।
रोजमेरी की नज़र झाड़ियों में दर्द से कराह रहे दर्जनों लोगों पर पड़ी, फिर दूर सड़क पर चली गई। रोमियो की कार आ रही थी। चुप रहो। उसके आदेश पर उन 12 लोगों ने अपने मुंह कसकर बंद कर लिए, चाहे उन्हें कितना भी दर्द हो रहा हो। वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हैरी इतना डरा हुआ था कि उसका शरीर कांप रहा था। वह रोजमेरी की हिंसा का पहले ही अनुभव कर चुका था। वह देखने में बहुत नाजुक और कमजोर लगती थी, लेकिन जब लड़ाई की बात आती थी तो वह अधिकांश पुरुषों से ज्यादा ताकतवर थी। कितना डरावना। रोजमेरी सड़क के किनारे चली गई, तभी रोमियो की कार ठीक समय पर आकर रुक गई। वह कार से उतरा, रोजमेरी के पास गया और उसके लिए कार का दरवाजा खोला। इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए माफ करना। रोजमेरी यात्री सीट पर कूदकर बैठ गई और बोली, आपको मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। रोमियो उसकी सीट बेल्ट बांधने के लिए नीचे झुका। रोजमेरी ने उसके सुंदर चेहरे को गौर से देखा। इतनी नजदीक से वह रोमियो की सीधी नाक और चिकनी त्वचा को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। मैं बच्चा नहीं हूं। सीट बेल्ट बांधने के बाद रोमियो ने ऊपर देखा और प्यार से रोजमेरी से कहा, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी। मैं तुम्हें हमेशा लाड़ प्यार करूंगा। रोजमेरी के गाल लाल हो गए। जैसे ही रोमियो यात्री दरवाजा बंद करके ड्राइवर की सीट पर बैठने वाला था, उसने पास में ही 2 खाली कारें देखी जिनके दरवाजे अभी भी खुले हुए थे। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई और नजर नहीं आया, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार में बैठने के बाद उसने रोजमेरी की ओर मुड़कर पूछा, अभी तुम किस बात पर बातचीत कर रही थी? आउटसोर्सिंग। रोजमेरी ने रियरव्यू मिरर में देखा। समूह में से कोई भी झाड़ियों से बाहर नहीं निकला था, शायद इसलिए कि उसने उन्हें बहुत जोर से मारा था। वे अभी तक उठ नहीं पाए थे। कुछ दिनों में आप मेरे लिए कुछ आउटसोर्सिंग का काम भी कर सकते हैं। रोजमेरी ने सोचा, क्या? मेरी एक नई कंपनी है जो लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। रोमियो गाड़ी चलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं पहले तुम्हें कुछ खाने के लिए ले चलता हूँ। रोजमेरी ने समय देखा, लगभग दोपहर हो चुकी थी, इसलिए वह मान गई। रेस्टोरेंट के निजी कमरे में पहुंचने के बाद रोमियो ने रोजमेरी का हाथ पकड़ा तो पाया कि वह गीला था। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका दाहिना हाथ घायल था, उस पर खून के 2 खरोंच के निशान थे। क्या आपको चोट लगी? कब लगी? रोमियो ने उसका हाथ पकड़ते समय ध्यान से नहीं देखा था, उसने शायद उसके घाव को छू लिया होगा। उसे अपनी लापरवाही पर पछतावा हुआ, क्या मैंने अभी तुम्हें चोट पहुंचाई? हालांकि उसने उसके घाव को छुआ, फिर भी वह दर्द से चीखी नहीं, उसने दर्द सहन किया। रोजमेरी को पता भी नहीं चला कि उसे चोट कब लगी। उसने घाव पर एक नज़र डाली और हल्के से कहा, मैं ठीक हूँ। घाव में दर्द नहीं हो रहा था, शायद लड़ाई के दौरान उसे चोट लगी होगी। हो सकता है कि पुरुषों के कपड़ों में जिपर या अन्य सहायक उपकरण हो जिनसे गलती से उसे खरोंच लग गई हो। उसे ठीक ठीक कारण याद नहीं था। रोमियो ने रेस्टोरेंट मैनेजर से फर्स्ट एड किट लाने को कहा। मैनेजर चौंक गया, उसे लगा कि रोमियो जिस लड़की को लेकर आया था वह उसके रेस्टोरेंट में घायल हो गई है। अंदर आते ही उसने माफी मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कमरे में रखी सभी वस्तुओं को बदलने का भी वादा किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी चीज से संभावित रूप से कोई नुकसान न हो सके। रोजमेरी उसकी भयभीत शक्ल देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर मैनेजर को मानो राहत मिल गई हो, उसने झुककर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। तुम्हें चोट कहाँ लगी? रोमियो ने चिंता से पूछा। तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं भूल गया था। रोजमेरी को सचमुच याद नहीं था। उसे अनगिनत बार चोटें लगी थीं और उसके गुप्तांगों में बहुत खून बहा था, लेकिन उसने कभी आंसू नहीं बहाए और न ही दर्द की शिकायत की। उसकी तुलना में ये 2 छोटे छोटे कट जो केवल 2 सेंटीमीटर लंबे थे, एक हल्की खरोंच की तरह महसूस हुए, उनमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? रोमियो ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दुख और चिंता भरी हुई थी। वह कौन था? कोई नहीं। रोजमेरी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे चोट कब लगी। कोई बात नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। रोमियो ने नीचे देखा, अपनी आंखों में छिपे गुस्से को छुपाते हुए। वह रोजमेरी को चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी और की हिम्मत कैसे हुई उसे नुकसान पहुंचाने की? वह इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगा। मैं थोड़ी दवा लगाने जा रहा हूं, शायद थोड़ी जलन हो। रोमियो की हरकतें बहुत कोमल थीं। अगर दर्द हो तो मुझे बताना, इसे बर्दाश्त मत करना। रोजमेरी को पहले जब चाकू मारा गया था तब भी उसने चीख नहीं मारी थी। उसे इन छोटे मोटे घावों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी।
रोमियो ने जब धीरे से उसके घाव को साफ किया और दवा लगाई तो उसे उसकी तरफ से एक भी आवाज नहीं सुनाई दी। वह जानता था कि वह उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए चुप है और इससे वह उसे चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए और भी दृढ़ हो गया। रोजमेरी कुछ अवाक होकर देखती रही कि रोमियो ने सावधानीपूर्वक उसके हाथ पर पट्टी लपेटी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह पट्टी हटाना चाहती थी। ये बहुत ज्यादा दिख रही थी। उसे अभी काम करना था। उसके हाथ पर इतनी मोटी पट्टी होने से बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। जब आपको चोट लगती है तो उस पर पट्टी बांधना जरूरी है, नहीं तो उसमें संक्रमण हो जाएगा, घाव भरने में देरी होगी और निशान रह जाएगा। फिर क्या होगा? रोजमेरी बेबस थी। अभी भी दर्द होता है। रोजमेरी को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन रोमियो का दिल मानो टुकड़ों में बंट गया था। उसे अचानक सड़क किनारे खड़ी 2 खाली गाड़ियां याद आ गईं। दर्द नहीं हो रहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। रोजमेरी को उस छोटी सी चोट की परवाह नहीं थी, लेकिन रोमियो को अपने लिए इतना प्यार देखकर उसके दिल में एक सुखद एहसास हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रेस्टोरेंट का मैनेजर, जो पहले ही जा चुका था, खाने की थैली धकेलते हुए अंदर आया। श्री मैक्मिलियन, आपका भोजन तैयार है। अन्य किसी कर्मचारी ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की, इसलिए प्रबंधक को खुद ही यह काम करना पड़ा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि आमतौर पर शांत रहने वाला रोमियो एक लड़की को पकड़े हुए था और उससे मीठी मीठी बातें फुसफुसा रहा था। वह जानता था कि रोमियो जरूर प्यार में है और उस लड़की की बहुत परवाह करता है। खाना परोसते समय मैनेजर ने अपना सिर नीचे रखा, फिर कहा, अपने भोजन का आनंद लें, और जाने ही वाला था कि उसे रोमियो की आवाज सुनाई दी। जरा ठहरिए। रेस्टोरेंट मैनेजर घबराया हुआ था और सोच रहा था, मिस्टर मैक्मिलियन मुझे इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं ठहराएंगे, है ना? श्री मैक्मिलियन, यदि आवश्यक हो तो मैं इस महिला की जांच के लिए तुरंत एक डॉक्टर को बुला सकता हूं। फर्स्ट एड किट हटा दो। क्या? मैनेजर हक्का बक्का रह गया। बस यही चाहिए था उसे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, मैं प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाता हूं। मैनेजर ने जल्दी से प्राथमिक चिकित्सा किट उठाए और खाने की गाड़ी लेकर भाग गया। उसे लगा था कि रोमियो अपना आपा खो देगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोमियो उतना गुस्सैल नहीं था जितना कि अफवाहें बताती थीं। वहीं दूसरी ओर, जब मॉली और आइरिस सनशाइन अपार्टमेंट पहुंची तो वे दंग रह गईं। क्या इतने आलीशान इलाके में रहने के लिए सिर्फ $350 ही काफी थे? मानो वे बादलों में खड़े हों। वे डीन के पीछे पीछे 10वीं मंजिल तक गए और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डालने के बाद वे अंदर पहुंच गए। अंदर का माहौल देखकर मैं दंग रह गया। घर को भव्य ढंग से सजाया गया था। इतना साफ सुथरा घर, मानो उसमें कभी कोई रहा ही न हो। मात्र $350 में कैसे मिल सकता है? क्या मिस रोज से कोई गलती हो गई? मॉली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डीन, क्या तुम कीमत के बारे में पक्का हो? हाँ, यही कीमत है। डीन हंसते हुए सामान नीचे रखते हुए बोला, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं। मॉली और आइरिस ने एक दूसरे की ओर देखा। वे इतनी हैरान थी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। रोमियो ने रोजमेरी को उसके कार्यालय में वापस छोड़ने के बाद तुरंत काल से उसकी चोट की जांच करने को कहा। कुछ ही समय बाद काल ने उसे एक वीडियो भेजा। ये वीडियो सड़क किनारे लगे सुरक्षा कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। रोजमेरी के सामने 3 कारें खड़ी थीं। एक आदमी और एक औरत कार से उतरे और उसे घेर लिया। उनके पीछे 1 दर्जन हटे कट्टे आदमी भी आ गए। थोड़ी देर में वे कैमरे की रेंज से बाहर निकल गए और पास ही की ओर चल दिए। बंजर भूमि। कुछ मिनट बाद रोजमेरी अकेले फुटेज में दिखाई दी और रोमियो की कार में बैठ गई। जो भी हुआ हो, इतने सारे लोगों द्वारा अकेले ही उसे परेशान किए जाने पर रोमियो का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें ढूंढो। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करना चाहता हूं। कुछ समय बाद पुरुषों के उस समूह को बंजर भूमि पर लाया गया। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक लंबा चौड़ा और आकर्षक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके पीछे 8 अंगरक्षक खड़े थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और उन्होंने उस आदमी से पूछा, सर, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप किसके साथ हैं? हम कूपर परिवार के साथ हैं। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अपने दर्दग्रस्त शरीरों को सहलाते हुए वे सभी असमंजस में दिख रहे थे। मैं अपनी प्रेमिका का बदला लेने आया हूं, रोमियो ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। क्या तुम्हें याद है? उन आदमियों को कुछ समझ आ गया था। क्या वह उस लड़की का बदला ले रहा था? उस खौफनाक लड़की के बारे में सोचते ही वे सिहर उठे। तुम सब बड़े हो चुके हो, एक छोटी बच्ची को धमका रहे हो।
रोमियो की आंखों में अधिकार की चमक थी, मानो अंधेरे में कोई राजा हो। तुम में से इतने सारे लोग मिलकर एक ही व्यक्ति पर हमला कर रहे हो, एक औरत को धमका रहे हो। सर, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उस लड़की ने हमें बुरी तरह पीटा है। असल में तो हमें ही परेशान किया गया है। हमारे घाव देखिए। हाँ, वो लड़की बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वह बचपन से ही मुक्केबाजी कर रही होगी। नहीं, मैं बचपन से ही बॉक्सिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके जितनी ताकतवर नहीं हूँ। वह तो एक दानव है, एक राक्षस। रोमियो की आवाज धीमी थी और उसमें गुस्से की झलक थी। नहीं महोदय, हमारा मतलब है, वह बहुत मजबूत है। इन्हें यहाँ से ले जाओ। रोमियो की आवाज ठंडी थी। इन्हें अपने किए पर सोचने दो। सर, आपको हम पर विश्वास करना होगा। हमारी ही पिटाई हुई थी, हमने उसे छुआ तक नहीं। रोमियो के अंगरक्षकों ने 1 दर्जन लोगों को फिर से बुरी तरह पीटा। वे इतने दर्द में थे कि मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उन्होंने दर्द भरी आवाज में शिकायत की, ये तो सरासर अन्याय है। रोमियो की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सख्ती से पूछा, मैं आपसे फिर पूछता हूँ, उसे किसने छुआ? उनमें से एक आदमी रोने ही वाला था। वह सिसकते हुए बोला, आप हमें जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं, हम कोशिश करने पर भी उसके पास नहीं पहुंच सकते। एक अन्य व्यक्ति ने भी शिकायत करते हुए कहा, हमने उसके बालों को छुआ तक नहीं था और उसने हमें इस तरह पीट दिया। देखो, उसका एक दांत भी टूट गया। रोमियो की आंखें ठंडी थीं, तो फिर उसके हाथ पर ये चोटें कैसे आईं? क्या उसे चोट लगी? वहां मौजूद 1 दर्जन लोग स्तब्ध रह गए। स्पष्ट था कि उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। अध्याय 89। अगर उसे चोट भी लग जाती है तो वह निश्चित रूप से उनकी चोट से हल्की होगी। क्या आपको लगता है कि हमें पीटने में उसे उतना मजा नहीं आया, इसलिए वह दूसरों को ढूंढने चली गई और कहीं और जाकर खुद घायल हो गई? हमारे पास निश्चित रूप से उतनी क्षमता नहीं है। अगर मेरे सारे मृत पूर्वज भी नरक की शक्ति से लैस होकर वापस जीवित हो जाएं, तब भी वे उसे हरा नहीं पाएंगे। सारे लड़के बहुत घबराए हुए थे। उस हिंसक लड़की ने उन्हें धमकाया और फिर अपने प्रेमी को बुलाकर उनकी पिटाई करवाई। ये तो हद से ज्यादा है। उन दोनों बॉस के बारे में क्या? रोमियो ने अपने बगल में बैठे काल से पूछा। उसकी आवाज में काफी उदासीनता थी। काल के जवाब देने से पहले ही लड़कों में से एक ने कहा, मायरा बुरी तरह डर गई। घर जाते समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एक और आदमी ने बीच में कहा, हैरी की सर्जरी हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि अगर वह और देर से आया तो उसकी जान बच जाएगी। क्या यह इतना गंभीर है? उसकी प्रेमिका सौम्य और प्यारी लग रही थी, झगड़ालू स्वभाव की नहीं। ये लोग उसे फंसाने की साजिश रच रहे होंगे। काल रोमियो के पास पहुंचा और फुसफुसाते हुए बोला, श्री मैक्मिलियन, जब मैंने उन्हें पाया तो वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। ये रोजमेरी ही रही होगी। रोजमेरी इतनी कोमल दिखती थी, उसमें इन लोगों को इस तरह पीटने की ताकत कैसे आ सकती है? क्या शादी के बाद श्री मैक्मिलियन का जीवन चुनौतियों से भरा होगा? उनसे कह दो कि मेरी लड़की से दूर रहें, रोमियो ने जाने की तैयारी करते हुए कहा। काल ने तुरंत पूछा, मिस्टर मैक्मिलियन, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? रोमियो ने उनकी ओर एक नज़र डाली और बेपरवाह लहजे में कहा, इन्हें एक और सबक सिखाओ, एक और पिटाई। लड़के चौंक गए। उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें एक ही दिन में 3 बार पिटाई खानी पड़ी? एक बार लड़की ने किया, दूसरी बार उस लड़के के आदेश पर। वापस जाने के बाद वे इस्तीफा दे देंगे। कूपर परिवार के लिए काम करना बहुत खतरनाक था। उनकी कमाई इतनी कम थी कि उनके चिकित्सा खर्च भी पूरे नहीं हो पाते थे। महाराज, ये हमारी आखिरी सांस है। क्या आप हमें कुछ बार लात मारकर काम खत्म कर सकते हैं? क्या ये ठीक है? क्या मैं खुद को कोस सकता हूँ? अंगरक्षकों ने उनसे बात करने की जहमत भी नहीं उठाई, उन्होंने बस उनकी जमकर पिटाई की। वीरान इलाके में चीखें गूंज उठीं। दूसरी ओर मॉली दोपहर 3 बजे के ठीक बाद कंपनी पहुंची। जब ऑस्कर ने निरीक्षण के दौरान उसे अपनी ड्यूटी पर लौटते हुए देखा तो वह असंतोष से भौहें चढ़ा बैठा। मॉली, ऑस्कर ने जोर से डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कितना समय हो गया है? क्या तुम इस कंपनी को अपना घर समझती हो, जहां तुम जब चाहे आ जा सकती हो? क्या तुम कंपनी के नियमों का पालन करती हो? सभी की निगाहें मॉली की ओर मुड़ गईं। सब लोग उसके लिए चिंतित थे। मॉली ने अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे कोई बच्चा कोई गलती कर बैठा हो। शुभ दोपहर। मैंने रोज महोदया की अनुमति से छुट्टी ली है। मैं अपना काम जल्द से जल्द पूरा कर लूंगी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया है। सुश्री रोज, ऑस्कर ने ठंडे लहजे में ताना मारा। अब सीधे सुश्री रोज के पास जा रहे हो? क्या सुश्री रोज के पास बहुत खाली समय है?
क्या उन्हें छुट्टी को व्यक्तिगत रूप से मंजूरी देनी होगी? नहीं, दरअसल सुश्री रोज बहुत व्यस्त हैं। मैं ही उन्हें परेशान कर रहा था। मॉली की नज़र में सुश्री रोज हमेशा कड़ी मेहनत करती थी और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती थी। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब ऑस्कर अक्सर बाहर घूमने फिरने के लिए कंपनी छोड़ देता था। आज मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। ऑस्कर ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? काम पर वापस जाओ। लेकिन मिस रोज ने कहा कि मैं आज निजी छुट्टी पर हूँ। मॉली ने अपने बचाव में बुदबुदाते हुए कहा, तो अब आप मिस रोज का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ? ऑस्कर इधर उधर चक्कर लगा रहा था, पहले अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, फिर उन सभी कर्मचारियों को देख रहा था जो उसकी बात नहीं मान रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैंने इस कंपनी का प्रबंधन शुरू किया तब वह शायद अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रही थी। मैं यहाँ 1 साल से उदाहरण पेश कर रही हूँ और आप लोगों ने उसकी बुरी आदतें अपना ली। तो आप सब मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं। मानो या ना मानो, मैं तुम सबको नौकरी से निकाल सकता हूँ। अधिकांश कर्मचारियों ने अपने सिर नीचे कर लिए, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सुश्री रोज एक अच्छी इंसान है। मॉली ने रोजमेरी का बचाव किए बिना नहीं रह सकी। वह महज 18 साल की थी, फिर भी एक कंपनी चलाने में सक्षम थी। एक बेहद प्रतिभाशाली डिजाइनर थी, जो डिजाइन के काम को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए विचारों और रचनात्मक अवधारणाओं के साथ आती रहती थी। साथ ही वह एक महान नेता थी, अपने कर्मचारियों की परवाह करती थी और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करती थी। आपको ऐसा बॉस और कहाँ मिल सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि उसकी सुरक्षा में रहने से तुम अछूत हो? तुमने फूट डालना सीख लिया है ना? सुनो, मैं आज तुम्हारी तनख्वाह काट रहा हूँ, समझे? अगर तुम असहमत हो तो नौकरी छोड़ दो। अपनी भड़ास निकालने के बाद ऑस्कर ने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी एक छोटा सा पत्थर उड़कर आया और उसके घुटने पर जा लगा। अचानक हुए दर्द से वह चौंक गया, लड़खड़ाकर आगे गिरा और उसकी ठुड्डी एक गमले से टकरा गई, जिससे तुरंत खून निकलने लगा। तुम ठीक हो? इससे पहले कि कर्मचारी समझ पाते कि क्या हुआ, ऑस्कर पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह उठ नहीं पा रहा था। मॉली स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑस्कर क्यों गिर गया। क्या संतुलन बिगड़ने की वजह से, या फिर बुढ़ापे के कारण? श्री ऑस्कर, आपको मेरे सामने घुटने टेकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी। सभी की निगाहें आवाज की दिशा में मुड़ गईं। ये रोजमेरी थी। रोजमेरी को देखते ही मॉली की आंखें चमक उठी, मानो रोजमेरी उसकी रक्षक हो। वह बेहद खुश थी। रोजमेरी वहीं खड़ी थी, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, उसकी निगाहें शांत थीं। वह जमीन पर पड़े ऑस्कर को देख रही थी। छुट्टी मैंने मंजूर कर दी है। क्या मुझे अपना काम करने के लिए आपकी सहमति चाहिए? ऑस्कर ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। वह बहुत ज्यादा उलझन में था। बोलने में दर्द हो रहा है। कुछ कर्मचारी उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े। ऑस्कर रोजमेरी को घूर रहा था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन ठुड्डी में हो रहे दर्द के कारण वह कुछ कह नहीं पा रहा था। दर्द सहन न कर पाने के कारण उसने रोजमेरी की ओर इशारा किया और चला गया। मुझे लगता है उसे टांके लगवाने पड़ सकते हैं। मॉली ने ऑस्कर को पीछे हटते हुए देखा। हाँ, सुश्री रोज, अभी मेरी मदद करने के लिए और घर के बारे में जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। मॉली ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। रोजमेरी ने उसकी बात काटते हुए धीरे से कहा, बस अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, दूसरी ओर अध्याय 90। एटली फोन पर व्यस्त थे और ओल्गा को भी दोस्तों से बधाई संदेशों की भरमार मिल रही थी। ओल्गा, तुम और एटली बहुत ही विनम्र हो। योली ने राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता। तुमने ये खुशखबरी हमारे साथ क्यों नहीं साझा की? आधिकारिक फेसबुक पेज ने इसकी घोषणा की है। योली देश में दूसरी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। सेरेना को पहला स्थान मिला है। योली इतनी प्रतिभाशाली है, इतनी कम उम्र में इतनी होशियार है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने आधिकारिक फेसबुक पेज पर देखा कि पुरस्कार समारोह 3 दिन बाद पैरामाउंट थिएटर में आयोजित होगा। ये तो सभी कलाकारों के लिए सपनों का स्थान है। योली इतनी कम उम्र में पुरस्कार विजेता के रूप में शामिल हो सकती है। उसकी उम्र को देखते हुए उसका भविष्य उज्जवल है। मैंने सुना है कि पुरस्कार प्रदान करने वाले उद्योग जगत के बड़े नाम हैं। उनसे ट्रॉफी प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। योलांडा को प्रतियोगिता के परिणाम मिले आधा महीना हो चुका है और आधिकारिक फेसबुक पेज ने आज ही इसकी घोषणा की है। ओल्गा को इतनी सारी बधाइयों की उम्मीद नहीं थी और वह बहुत खुश थी। एटली और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और फोन पर बात कर रहे व्यक्ति से कहा, आपकी बेटी की वायलिन बजाने की प्रतिभा भी असाधारण है। योली बस भाग्यशाली रही।
एक कॉल खत्म होते ही दूसरी आ गई। क्या आपने योली की रैंकिंग देखी? ये तो बस एक छोटी सी प्रतियोगिता थी। एक और कॉल आया। एटली ने खुशी से जवाब दिया, धन्यवाद, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। योली को बचपन से ही पियानो में रुचि रही है, हमें उसे इसके लिए प्रेरित नहीं करना पड़ा। हैरिस परिवार ने इतने लंबे समय से इतनी चहल पहल नहीं देखी थी, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उपहार लेकर आने लगे थे। कुछ ही देर में नौकरानी दौड़ती हुई आए और बोली, पड़ोस वाली फियोना यहाँ है। फियोना, उनका परिवार काफी प्रतिष्ठित था, उसे अंदर आने दो। ओल्गा ने खुद को थोड़ा संवारा, यहाँ तक कि कुछ महंगे गहने भी पहने। फियोना, तुम इतने सारे उपहार क्यों लाए हो? फियोना, एक धनी महिला के लिए एक नौकर उपहार लेकर आया था। उसकी मुस्कान मनमोहक थी, उसकी आंखें दयालु थीं। उपहारों को देखकर ओल्गा की आंखें चमक उठीं। आप बहुत दयालु हैं, आप इतनी महंगी शराब की बोतलें क्यों लाए? कम से कम 6 या 7 बोतलें और कुछ बढ़िया सिगार। ये तो हद से ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ओल्गा ने मना करने का नाटक किया। इतने औपचारिक मत बनो, हम पड़ोसी हैं। फियोना ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मैंने सुना कि योली ने पियानो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं उसे बधाई देने के लिए विशेष रूप से आई हूँ। वह बहुत छोटी है और उसमें प्रतिभा की अपार संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रशंसा के लिए हम वास्तव में आभारी हैं। ओल्गा ने नौकरानी की ओर देखा, किस बात का इंतजार कर रही हो? फियोना की कृपा है, हमें इसे स्वीकार करना ही चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसे डर था कि फियोना अचानक अपना मन बदल सकती है। हालांकि फियोना को लगा कि उसका व्यवहार थोड़ा अनुचित था, फिर भी उसने अपनी सौम्य मुस्कान बनाए रखी। योली कहाँ है? वो आज सुबह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई है। ओल्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ फियोना के लिए एक कप कॉफी बनाओ। बढ़िया वाली, जल्दी करो। ठीक है। नौकरानी तुरंत चली गई। हालांकि फियोना को ओल्गा का अनुचित व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा। मैंने उसे कुछ बार देखा है, लड़का बहुत ही सभ्य है, लगता है अच्छे परिवार से आता है। फियोना ने ज़ेकरी पेंटर को कई बार मुख्य दरवाजे पर देखा था। हर बार जब वह योलांडा से मिलने आता था तो वह बहुत विनम्र होता था, अच्छी परवरिश वाला लगता था, किसी औसत परिवार के बच्चे जैसा नहीं। वाह, आपकी नज़र तो वाकई तेज है। आपने सही अंदाजा लगा लिया। वह गोल्डन सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा है और भविष्य में उसकी शादी योली से होने वाली है। ये सुनकर फियोना की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये सच है कि गोल्डन सिटी का सबसे अमीर आदमी ट्रैंक्विल सिटी के सबसे अमीर आदमी से भी ज्यादा धनी है। भविष्य में योलांडा के उच्च समाज का हिस्सा बनने के बारे में सोचते हुए फियोना जानती थी कि उपहार लाना उसका सही निर्णय था। वह मुस्कुराए और एक अनुबंध निकालते हुए बोली, मैं इस बार योलांडा को आमंत्रित करने आई हूँ। हमारे ब्रांड के प्रवक्ता। फियोना के परिवार द्वारा निर्मित पियानो पूरी दुनिया में बिकते हैं और फियोना जानती है कि अधिकांश पियानो छात्र धनी परिवारों से आते हैं और युवा होते हैं। इसलिए एक युवा प्रवक्ता का चयन करना स्वाभाविक ही है। इस पियानो प्रतियोगिता में पहला स्थान सेरेना कॉलिंस को मिला, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और किसी पियानो ब्रांड की प्रवक्ता बनना उन्हें मंजूर नहीं है। उनका परिवार भी आर्थिक रूप से संपन्न है। इसलिए फियोना ने योलांडा पर अपनी नजरें जमा लीं। हैरिस परिवार को हमेशा से धन की लालसा रही है, यहाँ तक कि छोटे मुनाफे को भी वे नजरअंदाज नहीं करते। ओल्गा ने अनुबंध उठाया और उस पर लिखी विज्ञापन शुल्क राशि देखी, $5 लाख। उसका चेहरा भावहीन हो गया। हम योली के साथ 1 साल का अनुबंध करना चाहते हैं। 1 साल बाद एंडोर्समेंट फीस योली के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, फियोना ने कहा। फियोना का मतलब स्पष्ट था, अगर योली और अधिक पुरस्कार जीतती है जिससे उसकी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसकी विज्ञापन फीस निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वह कोई पुरस्कार नहीं जीतती है तो फीस घट जाएगी। ओल्गा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। फियोना, तुम योली को जरूरत से ज्यादा आंक रही हो। उसे तो बस एक छोटा सा पुरस्कार मिला है और फिर भी इसकी कीमत $5 लाख है। नहीं, ये प्रतियोगिता बेहतरीन है और योली का दूसरा स्थान हासिल करना ये दर्शाता है कि उसके पियानो कौशल अन्य प्रतियोगियों से कहीं बेहतर हैं। तो क्या मैं योली के वापस आने का इंतजार कर सकता हूं और उससे इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा सकता हूं? हाँ, लेकिन 2 शर्तें हैं। फियोना मुस्कुराए और बोली, पहली शर्त यह है कि योली हमारे ब्रांड की प्रवक्ता बनेगी और स्वाभाविक रूप से वह किसी अन्य पियानो ब्रांड का प्रचार नहीं कर सकती। ओल्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मुझे पता है। देश भर में कोई और ब्रांड इतनी ऊंची विज्ञापन फीस की पेशकश नहीं कर सकता। फियोना मुस्कुराए और आगे बोली, दूसरी शर्त यह है कि अनुबंध की अवधि के दौरान
उसे कोई भी नकारात्मक खबर नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा उसे जुर्माने का 10 गुना भुगतान करना होगा। योली एक अच्छी लड़की है, वह कोई बुरी खबर नहीं देगी। फिर मैं यह अनुबंध आपको सौंप रहा हूं ताकि आप उनसे इस पर हस्ताक्षर करवा लें। पुरस्कार समारोह के बाद मैं हमारे ब्रांड के आधिकारिक फेसबुक पेज पर उनकी प्रवक्ता की पहचान की घोषणा करूंगा। कृपया तब तक इसे गोपनीय रखें। कोई बात नहीं। इतना कहकर फियोना खड़ी हो गई और बोली, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैंने देखा है कि आपके पति का फोन लगातार बज रहा है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग आपको बधाई दे रहे होंगे। ओल्गा ने कुछ शब्द कहे और फियोना को सामने के दरवाजे तक जाते हुए देखकर प्रसन्न हुई। फोन रखने के बाद जब इटली ने आया से खबर सुनी तो वह भी बहुत खुश हुआ। आयाओ ने तारीफ करते हुए कहा, योली सचमुच अद्भुत है। आपकी बच्ची तो उससे भी कहीं ज्यादा शानदार है। उसे अपने माता पिता से बेहतरीन जीन विरासत में मिले हैं, जो रोजमेरी से बिल्कुल अलग हैं। तुमने उसे इतने लंबे समय तक पाला पोसा, कभी मिलने भी नहीं आए। उसमें कृतज्ञता की बिल्कुल कमी है। लेकिन योली अलग है, वो दयालु और बुद्धिमान है। इतनी कठिन प्रतियोगिता में इतना अच्छा प्रदर्शन करना और दूसरा स्थान हासिल करना वाकई सराहनीय है। तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? योलांडा अपनी डेट से लौटी और ओल्गा का हाथ पकड़े हुए लिविंग रूम में वापस आ गई, मानो उसने नैनी की तारीफें सुनी ही न हो। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।